धरती का अपग्रेड और मेरी अकेली कहानी। जब धरती ने अपग्रेड शुरू किया और सारे लोग दूसरी वर्ल्ड्स में रेफ्यूज लेने चले गए, मैं अकेला रह गया, पूरी तरह फॉरगॉटन। यहाँ तक कि गॉड्स भी मेरी एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन थी। अभी अभी मुझे पता चला कि स्कूल, सड़कें और मेरा घर सब खाली हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग हवा में वैनिश हो गए हों और टाइम जैसे फ्रीज हो गया हो। मैं टोटली कंफ्यूज था। तभी मेरे पीछे एक एंजल प्रकट हुई और उसने मुझे सारी स्टोरी सुनाई। अर्थ के एक्सपीरियंस पॉइंट्स फुल हो चुके थे और इसे नेक्स्ट एज में इवॉल्व करना था। टाइम 10 साल तक रुकने वाला था और डिवाइन पावर पूरी दुनिया को भर देगी। ह्यूमंस अब स्टेटस विंडोज के थ्रू यूनिवर्स और खुद के सीक्रेट्स को पीक कर सकते थे, बिल्कुल हाई बींग्स जैसे एंजल्स की तरह। बट धरती अब ग्रेट कैटास्ट्रोफी एरा में अपग्रेड होने वाली थी और ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए गॉड ने ह्यूमंस को दूसरी दुनिया में भेज दिया ताकि वो डिवाइन पावर सीख सकें और अडेप्ट होने का टाइम पा सकें। लेकिन मेरी स्पेशल स्किल्स की वजह से गॉड मेरी एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाए और मैं यहीं छूट गया। टू कॉम्पेंसेट, गॉड की मैसेंजर रीटा मेरे साथ 10 साल तक रहने वाली थी, बट अभी अर्थ डिवाइन पावर के फेज में नहीं थी, सो मैं डिवाइन पावर बिल्कुल नहीं सीख सकता था। ऑल आई कुड डू वॉज अपने बॉडी को डेस्परेटली ट्रेन करना। इस दौरान रीटा ने मेरा फूड प्रॉब्लम सॉल्व किया। मुझे डिशेस धोने की थी वरी नहीं थी। 5 साल जल्दी ही पास हो गए। मैंने मार्क्समैनशिप सीखना शुरू किया। रीटा साइड से गाइडेंस देती थी। एक फ्लैश में मैंने 4 साल तक मार्शल आर्ट्स का स्टडी किया। टुडे रीटा ने सडनली सजेस्ट किया कि मैं उसके साथ स्पार करूं। मैंने 9 साल की अक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ के साथ उस पर चार्ज किया। उसने कैजुअली अपनी हैंड वेव की और मैं डिफीटेड हो गया। रीटा ने कहा कि वो मेरी स्पारिंग पार्टनर बनेगी। ऑल्दो मैं बहुत रिलक्टेंट था, फिर भी मैंने एक पूरे साल तक उसकी बीटिंग के अंडर परसिस्ट किया। आखिरकार मैंने 10 साल तक एंड्योर किया और आज मैंने न्यू बिगनिंग को वेलकम करने के लिए ड्रेसअप किया। रीटा को फ्रेंडली गुड बाय कहने के बाद मैं नर्वसली उस स्पॉट पर खड़ा था जहां लोग डिसअपियर हुए थे। ऑल्दो मैं रीटा से सेपरेट होने को रेडी नहीं था, मैं फाइनली अपनी प्रीवियस लाइफ में रिटर्न करने वाला था। बट कई घंटों बाद भी कोई वापस नहीं आया। रीटा मेरे पीछे एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशन के साथ प्रकट हुई और बोली कि समथिंग माइट हैव गॉन रॉन्ग। मैं फ्यूरियसली गुस्से में आ गया। मैंने पहले ही 10 साल वेट किया था। क्या मुझे और 10 साल या फिर 100 साल वेट करना पड़ेगा? हाउएवर, 10 साल, 20 साल, यहाँ तक कि 50 साल बीत गए, फिर भी लोग रिटर्न नहीं हुए। ऑल्दो मेरी फिजिक और मार्क्समैनशिप परफेक्शन तक पहुंच चुकी थी, मुझे अपनी पेरेंट्स का फेस तक याद नहीं था। 50 साल की परसिस्टेंस ने मुझे और स्ट्रॉन्गर बना दिया। बट मैं और कितना होल्ड ऑन कर सकता था? क्या लोग कभी रिटर्न करेंगे? मैं मार्शल आर्ट्स की रिपीटेडली प्रैक्टिस से टायर्ड हो चुका था। रीटा नहीं चाहती थी कि मैं गिव अप करूं बिकॉज ग्रेट कैटास्ट्रोफी कभी भी अराइव कर सकती थी। मैंने उससे कहा कि मैं अब सीरियसली स्टडी करने का प्लान कर रहा हूं। सेम थिंग बार बार करने से परसिस्टेंस और टफ हो जाता है। इसके बाद मैंने दिन रात बुक्स पढ़ना शुरू किया, नॉवेल से लेकर बिजनेस बुक्स, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स। जब मैंने लाइब्रेरी की सारी बुक्स फिनिश कर ली तो मैंने अदर कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस सीखना शुरू किया। सब्सिक्वेंटली रीटा और मैंने इस टीडियस लाइफ को पास करने के लिए दुनिया की सैर शुरू की। वेरियस कंट्रीज़ घूमते हुए मैंने दुनिया की सारी बुक्स पढ़ डाली। ऑल्दो मुझे नहीं पता कितना टाइम बीत चुका था, मेरे पास टायर्ड होने का टाइम नहीं था। ग्रेट कैटास्ट्रोफी के आने से पहले अभी बहुत कुछ प्रिपेयर करना था। रीटा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी मैं फर्मली बिलीव करता रहूंगा कि ह्यूमैनिटी रिटर्न करेगी। उसने प्रे किया कि प्लीज़ सारे ह्यूमंस को लुई के लिमिट तक पहुंचने से पहले वापस भेज दो। वो नहीं चाहती थी कि मैं लाइफ से गिव अप करूं। सारी बुक्स फिनिश करने के बाद मैंने बुचरी टेक्निक सीखना शुरू किया। जब मैं वाइल्ड बोर को प्रोसेस करने में अब्जॉर्ब था तो रीटा ने बताया कि अब 274 साल बीत चुके थे। इवन फॉर एन एंजल ये बहुत लॉन्ग टाइम था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता रहूंगा। मैंने एक्ट किया जैसे मैंने सुना ही नहीं और बुचर के वर्क पर फोकस रहा। 300वें साल तक मैंने बुचरी टेक्निक्स कंप्लीटली मास्टर कर ली थीं। कृपया सभी इंसानों को वापस भेज दो इससे पहले कि लुई अपनी सीमा तक पहुंच जाए। उसने मुझे जिंदगी से हार मानते हुए नहीं देखना चाहा। सारी किताबें खत्म करने के बाद मैंने कसाई की तकनीकों को सीखना शुरू किया। जब मैं पूरी तरह से डूबा हुआ था और जंगली सूअर को प्रोसेस कर रहा था, तब रीता ने मुझे बताया कि अब 274 साल बीत चुके थे। ये समय एक फरिश्ते के लिए भी बहुत लंबा था। उसने नहीं सोचा था कि मैं भविष्य की तैयारी करता रहूंगा। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने सुना ही नहीं, अपने कसाई के काम पर ध्यान देते हुए। लेकिन 300वीं साल तक मैंने कसाई की तकनीकों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी।
फिर मैंने लोहार का काम सीखा, लेकिन 5 साल बाद मैंने सिर्फ एक तलवार बनाई थी। रीता हंसी और बोली, ये तलवार शायद एक मूली भी नहीं काट सकती। हालांकि उसने मुझ पर तंज कसा, वो उस तलवार को एक यादगार के रूप में रखना चाहती थी। अगले 50 सालों में मैंने तरह तरह के हथियार बनाए, लेकिन सदी बीतने तक कोई भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सका। आखिरकार मैंने एक परफेक्ट भाला बनाया। कसाई और लोहार के काम में महारत हासिल करने के बाद मैंने फिर से मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई शुरू की। इस समय तक मुझे अब ये परवाह नहीं थी कि कौन सा साल या महीना चल रहा है। खुशकिस्मती से रीता इस पूरे समय मेरे साथ रही, लेकिन इंसानियत के देरी से लौटने की वजह से रीता को चिंता होने लगी कि अगर मैं अपने सबसे निराशाजनक पल तक पहुंच गया तो क्या होगा। काश वो मेरे लिए कुछ नए अनुभव ला पाती। बहुत सोचने के बाद रीता को अचानक एहसास हुआ कि एकमात्र चीज़ जो मैंने अनुभव नहीं की थी वो थी पुरुष और स्त्री के बीच का रोमांटिक प्यार। जैसे ही ये ख्याल आया, रीता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे लगा कि वो पागल हो गई होगी। एक फरिश्ता ऐसा बेतुका ख्याल कैसे सोच सकता है। लेकिन रीता ने सोचा कि अगर मैं तैयार हूं तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। तभी मैंने कुछ असामान्य देखा और जल्दी से रीता को पुकारा। उसकी उलझन देखकर मैंने उस तलवार की ओर इशारा किया जो रीता की कमर पर लटक रही थी। ये वही तलवार थी जिसे उसने यादगार के रूप में रखा था। लेकिन अचानक वो तलवार अपने आप उड़ गई। जल्दबाजी में रीता उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी मेरे कपड़े फिर से वही हो गए जो मैंने उस दिन पहने थे जब समय रुका था, और सब कुछ धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में लौट रहा था। रीता ने भगवान से प्रार्थना की कि वो इस तलवार को ना ले जाएं, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि महाविनाश का युग पहले ही आ चुका था। इबालो भी ऊपर की ओर उड़ने लगा। रीता मुझसे ठीक से अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन वो भी भगवान की शक्ति का विरोध नहीं कर सकती। इन 1000 सालों में हमारे बीच गहरे रिश्ते बन गए थे। रीता के आखिरी शब्द जब वो दूर ले जाई जा रही थी, ये शिकायत करते हुए थे कि हमें तो एक किस भी नहीं मिला, जबकि मैं सिर्फ चुपचाप उसे और दूर जाते हुए देखता रहा। रीता का जाना मुझे बहुत उदास कर गया। मुझे याद आया कि उसने एक बार कहा था कि वो एक फरिश्ता है, एक उच्चतर प्राणी। क्या इसका मतलब ये था कि अगर मैं भी एक उच्चतर प्राणी बन जाऊं तो मैं रीता को फिर से देख सकता हूं? दुनिया का रीसेट खत्म हुआ और लोग धीरे धीरे लौटने लगे। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैं लोगों की भीड़ से घिरा हुआ था। मेरे सामने एक स्टेटस विंडो भी दिखाई दी। हर कोई पिछले 10 सालों के अपने अनुभवों के बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब था कि उनके पास 10 साल का दैवीय शक्ति प्रशिक्षण का अनुभव था, जबकि मैं पूरे 1000 साल पीछे रह गया था। लेकिन अब मैं सिर्फ अपने माता पिता को देखना चाहता था, क्योंकि मैं लगभग भूल चुका था कि वो कैसे दिखते हैं। जब मैं घर लौटा तो अचानक एक परिचित आवाज़ ने मुझे पुकारा। जिस पर मैंने अपनी माँ को देखा, सारी परिचित यादें वापस आ गईं। भले ही 1000 साल बीत गए थे, फिर भी हमारे बीच कोई दूरी नहीं थी। रात के खाने का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। एकमात्र अंतर ये था कि मेरे माता पिता की बातचीत पूरी तरह से उनके परालौकिक अनुभवों के बारे में थी। जब उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मुझे डर था कि मुझे चिंता थी, लेकिन मैंने इसे इग्नोर कर दिया। लोगों ने बताया था कि 10 साल की ट्रेनिंग के बावजूद बहुत कम लोग ही डिवाइन पावर को कंट्रोल कर पाते थे। खैर, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ देर रात तक बात की और फिर अनमने मन से अपने कमरे में लौट आया। तभी मुझे पता चला कि जिस स्पीयर को मैंने 100 साल तक फॉर्ज किया था, वो गायब नहीं हुआ था। मेरे दिमाग में बस एक ही नाम आया, रीता। ये तो गुड न्यूज़ थी। अब मुझे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए नए वेपन्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने स्टेटस विंडो खोला और देखा कि इस स्पीयर की अटैक पावर थी 800 पॉइंट्स। मुझे समझ नहीं आया कि ये हाई है या लो, तो मैंने ऑनलाइन सर्च शुरू कर दी, उन लोगों की इन्फॉर्मेशन ढूंढने जो अदर वर्ल्ड से लौटे थे। सबसे पहले मैंने लेवल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज की। लेवल 1 से 5 तक को ऑर्डिनरी ह्यूमन लेवल माना जाता था। अदर वर्ल्ड्स में सोल्जर्स को सिलेक्ट करने का स्टैंडर्ड यूजुअली लेवल 7 होता था, और लेवल 10 से ऊपर वाले लोग स्वॉर्ड्समैन या आर्चर जैसे प्रोफेशंस हासिल कर सकते थे। लेवल 50 तक पहुंचने पर दूसरा प्रोफेशन चेंज का मौका मिलता था, जिसे एक्सपर्ट होने का सिंबल भी माना जाता था। लेवल 100 पर पहुंचने पर तीसरा प्रोफेशन चेंज पॉसिबल था, लेकिन तीसरे प्रोफेशन चेंज के बाद लेवलिंग की डिफ़िकल्टी एकदम हेलिश हो जाती थी। ऑनलाइन तो ऑलमोस्ट कोई भी फोर्थ प्रोफेशन चेंज वाले इंडिविजुअल्स के बारे में पोस्ट नहीं करता था। हालांकि कई स्पेक्यूलेशंस थे कि सिर्फ ड्रैगन्स या बहामुत जैसे हाई लेवल मॉन्स्टर्स ही फोर्थ प्रोफेशन चेंज के रेल्म तक पहुंच सकते थे। ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी तक कलेक्ट कर पाया था। मैंने डिसाइड किया कि कल स्कूल में और इन्वेस्टिगेट करूंगा। हालांकि वर्ल्ड ड्रामेटिकली चेंज हो चुका था, मेरी लाइफ में ज़्यादा चेंज नहीं आया था। थोड़ी देर की साइलेंस के बाद मैंने धीमे से रीता का नाम मर्मर्द किया।
मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। अगली सेकंड एक आवाज़ आई, रीता तुम्हें ऐसा कहते सुनकर बहुत खुश होगी। और फिर मेरे सामने एक एंजल प्रकट हुई। उसका नाम था लीसा, एक एंजल जिसे गॉड ने भेजा था मुझे डिवाइन पावर कंट्रोल करना सिखाने के लिए, ताकि मेरे लॉस्ट 10 सालों की भरपाई हो सके। ऑफकोर्स ये भी रीता की वजह से हुआ था। उसने गॉड्स के सामने रो रो कर कहा था कि मैं अर्थ पर 1000 साल तक अकेला रहा और मैं ही एकमात्र इंसान था जो डिवाइन पावर यूज़ नहीं कर पाया। फेयरनेस के लिए रीता के रिक्वेस्ट पर गॉड ने लीसा को मेरी हेल्प के लिए भेजा, ताकि मैं जल्दी से डिवाइन पावर मास्टर कर सकूं। रीता को पर्सनली आने की परमिशन इसलिए नहीं मिली क्योंकि गॉड नहीं चाहते थे कि एंजल्स और ह्यूमंस बहुत क्लोज हों। मुझे ऑब्जर्व करने के बाद लीसा थोड़ा सरप्राइज थी। मैं वैसा नहीं था जैसा रीता ने रिपोर्ट किया था। मेरे स्ट्रॉन्ग बॉडी को देखकर उसे लगा कि शायद एंजल भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब लीसा को समझ आया कि रीता ने उसे डिसीव किया था। उसने नहीं सोचा था कि इनोसेंट सी दिखने वाली रीता इतने कनिंग तरीके यूज़ कर सकती थी। लेकिन सिंस उसने टास्क एक्सेप्ट कर लिया था, उसने कहा कि वो कमिंग डेज में मुझे डिवाइन पावर स्किलफुली मास्टर करने में हेल्प करेगी। वो एक हाई लेवल एंजल थी और सिर्फ मेरे साइड में रहने से वो मेरी अंदर की डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर सकती थी और मेरी डिवाइन पावर कॉग्निशन और कंट्रोल एफिशिएंसी को 10 गुना इंक्रीज कर सकती थी। जब मेरे पास डिवाइन पावर नहीं थी, तब रीता के साथ 1000 साल बिताने से भी ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ होता। अब ग्रेट कैटास्ट्रोफी एरा था और लीसा ने एस्टिमेट किया कि मुझे डिवाइन पावर मास्टर करने में 1 साल लगेगा, तो अगले पूरे साल वो मेरे हेड पर बैठी रहेगी। मेरे कंसर्न को देखकर लीसा ने कहा कि उसने मैजिक कास्ट किया है ताकि लोअर बींग्स उसे देख ना सके। अगले दिन मैं जल्दी बाहर निकला, लेकिन मेरे स्किल की वजह से कोई भी मेरी एग्जिस्टेंस डिटेक्ट नहीं कर पाया और ये स्किल चाहकर भी ऑफ नहीं हो रही थी। हालांकि एंजल लीसा ने कहा कि मेरा स्किल एक्चुअली गुड है। उसके व्यू में मेरे आसपास के लोग जो स्किल्स शो ऑफ कर रहे थे, वो सब मेरी ताकत इतनी थी कि स्कूल के सारे स्टूडेंट्स मिलकर भी मेरे सामने टिक नहीं सकते थे। ये एक शानदार मौका था इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का। इस दौरान मुझे एक पावरफुल बीइंग के बारे में पता चला जिसे लोग एम्प्रेस कहते थे। ये हमारा स्कूल की एक फीमेल स्टूडेंट थी जिसने उस दूसरी दुनिया में कमाल का परफॉर्म किया था। मैंने ये भी सुना कि कुछ डंजन्स थे जिनमें लेवल रेस्ट्रिक्शंस थे, तो मैंने लीजा से इसके बारे में पूछा। उसने मुझे समझाया कि डंजन्स एक तरह का ट्रैप होते हैं और इन्हें सेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि गॉड होता है। इनके अंदर तरह तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं। गॉड कुछ बेट रखता है ताकि मॉन्स्टर्स डंजन्स में आए। एक बार जब डंजन्स मॉन्स्टर्स से भर जाते हैं, वो उनके एग्जिट्स को सील कर देता है और उन्हें अंदर फंसा देता है। लेकिन इंसान मॉन्स्टर्स से अलग होते हैं। अगर उनके पास सही क्वालिफिकेशंस हो तो वो फ्रीली अंदर बाहर आ जा सकते हैं। इस तरह गॉड्स इंसानों के लिए रिलेटिवली सेफ हंटिंग स्पेसेस बनाते हैं। लेकिन डंजन्स एक निश्चित समय के बाद नेचुरली गायब हो जाते हैं, तो अंदर के मॉन्स्टर्स को उससे पहले डील करना पड़ता है। हालांकि दुनिया में कुछ पावरफुल मॉन्स्टर्स भी थे। कुछ तो ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे और कुछ तो डंजन्स भी क्रिएट कर सकते थे कैमोफ्लाज के लिए। तो लीसा ने मुझे वार्न किया कि कभी भी लापरवाही न बरतूं। ग्रेट कैटास्ट्रोफी के शुरुआती स्टेज में मॉन्स्टर्स रिलेटिवली वीक थे, तो उसने सजेस्ट किया कि मैं अब मॉन्स्टर्स को हंट करके लेवल अप कर सकता हूँ। आखिरकार मेरा बॉडी तो खुद एक मॉन्स्टर जैसा था और मैं आसानी से लेवल 25 के आसपास के लो लेवल मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकता था। तभी लीजा को कुछ सेंस हुआ और उसने कहा कि मैं जल्द ही रियल कॉम्बैट में जा सकता हूँ। जैसे ही उसने बात खत्म की, क्लासरूम के बाहर से हंगामा सुनाई दिया। पता चला कि एक बड़ा ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स ने अटैक कर दिया था। ना सिर्फ उनका साइज बढ़ गया था, बल्कि उनके एक्सोस्केलेटन्स और फिजिकल स्ट्रक्चर्स भी पूरी तरह अलग थे। कई रेसिस्टेंस फाइटर्स के ग्रुप्स ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और ये देखकर सारे स्टूडेंट्स डर के मारे भागने लगे, क्योंकि जब वो वापस ट्रांसपोर्ट हुए थे, उनका डेटा रीसेट हो गया था और सब लेवल 1 हो गए थे। मैंने एक लकड़ी का डंडा तोड़ा और उसे अनगिनत बार तेजी से घुमाया। जब मैं रुका तो मेरे हाथ में एक सिंपल हथियार तैयार था। कुछ और हथियार बनाने के बाद मैं निकलने को तैयार हुआ। हालांकि मेरे पास इनविजिबिलिटी स्किल थी, लेकिन फाइटिंग के दौरान लोग मुझे नोटिस कर सकते थे। तो मैंने लीजा से पूछा कि क्या कोई तरीका है मेरी आइडेंटिटी छिपाने का। उसने मुझे एक मास्क दिया। फिर मैं 18वीं मंजिल से कूदा और एक जायंट मैंटिस को एक ही किक में मार डाला। सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया, लेवल 13 जायंट मैंटिस को मार डाला, 800 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन किए, लेवल 3 तक लेवल अप हुआ, सभी एट्रीब्यूट्स इंप्रूव हुए। अपने बॉडी में बदलाव
महसूस करके मुझे समझ आया कि लेवल अप का मतलब यही होता है। भले ही मेरी मैजिक पावर में सिर्फ थोड़ा सा ग्रोथ हुआ था, फिर भी मैं बहुत खुश था। तभी मेरे पीछे कई जायंट इंसेक्ट्स अपीयर हुए। मैंने धीरे से अपने हाथ में लकड़ी का स्पीयर पकड़ा। अगले ही सेकंड मैंने उसे जोर से फेंका। एक जायंट एंट मॉन्स्टर तुरंत उस पावरफुल फोर्स से चकनाचूर हो गया। फिर मैंने दूसरा हथियार निकाला और उस एंट को 2 टुकड़ों में काट डाला। अचानक कई बड़े बड़े मॉस्किटोज अपीयर हुए। मैंने पहले एक को मार डाला, लेकिन दूसरा मॉस्किटो चुपके से मेरे पीछे आ गया। उसने मुझे जोर से जमीन पर दबा दिया, लेकिन मेरी 1000 साल पुरानी बॉडी को उसकी कमजोर सूंड से क्या चोट पहुंचती। मेरा बॉडी तो इंसानी लिमिट्स को बहुत पहले पार कर चुका था। आखिरी मॉस्किटो को डील करने के बाद एक और मैंटिस मेरे ऊपर अपीयर हुआ। उसने अपने क्लॉज मेरी तरफ स्विंग किए, लेकिन मैंने आसानी से उसे डॉज कर लिया। हालांकि लीजा ने तुरंत मुझे वार्न किया कि ढेर सारे मॉन्स्टर्स रीइंफोर्समेंट के लिए आ गए थे और मैं पूरी तरह घिर चुका था। लेकिन मुझे डर नहीं था। मैंने अपना हथियार उठाया और पागलों की तरह उन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया। अब मेरा लेवल 6 तक पहुंच गया था। तभी अचानक मुझे गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। आसमान से एक बिजली गिरी और एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर को राख बना दिया। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी जो मास्क पहने हुए थी। उसकी उंगलियों पर बिजली अभी भी धीरे धीरे फ्लो कर रही थी। मैं सोच ही रहा था कि ये मैजिक है कि लीसा ने कहा, डिस्ट्रैक्ट मत हो, जल्दी से बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म करो। मेरे बगल वाली लड़की बिजली मैनिपुलेट करके बाकी मॉन्स्टर्स को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। इतने कंटिन्यूअसली बिजली अटैक्स करने के लिए उसकी डिवाइन पावर जरूर बहुत अबंडेंट होगी। वो शायद कॉन्स्टेंटली लेवल अप भी कर रही थी, क्योंकि हर बार लेवल अप करने पर स्टैमिना रिकवर होता है और शायद डिवाइन पावर भी। खैर, ये आखिरी मॉन्स्टर था और इसे मारने के बाद मैं लेवल 7 तक पहुंच गया। जब आर्मी सपोर्ट के लिए आई तो वहां सिर्फ लाशों का ढेर बचा था और उनके सामने एक आदमी था जो मॉन्स्टर्स के पीछे के हिस्सों से कुछ निकाल रहा था। लीसा ने कहा कि चूंकि मैंने बुचरी सीखी थी, मैं मॉन्स्टर कॉर्पसेस को प्रोसेस करके मैजिक स्टोन्स हासिल कर सकता हूँ। वो मुझे बताएगी कि मॉन्स्टर्स के कौन से पार्ट्स में जनरली मैजिक स्टोन्स होते हैं। जब ढेर सारे लोग मेरी स्ट्रेंथ को देखकर हैरान थे, मैंने पहले ही एक मैजिक स्टोन निकाल लिया। लेकिन जब मैं मुड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा था। कहानी, जादुई शक्तियों और सामग्री का रोमांच। कई लोगों ने तस्वीरें खींची थी। उस पल में वो लड़की जो बिजली को नियंत्रित करती थी मेरे पास आई। उसने मुझसे राक्षसों को प्रोसेस करने में मदद मांगी। ये मेरी पहली मुलाकात थी उस महारानी के साथ। उसकी बातें सुनकर मैंने मना नहीं किया, बल्कि पूछा कि वो मुझे इसके बदले में क्या देगी। उसने तुरंत कहा कि अगर मैंने उसकी मदद की तो वो मुझे राक्षसों के शवों का 40% देगी। ये सुनकर मैं खुशी खुशी राजी हो गया। पास खड़े लोगों से मुझे पता चला कि वो लड़की वाकई में महारानी थी। उसकी ताकत वैसी ही थी जैसी अफवाहों में सुनी थी, बेहद शक्तिशाली। जल्द ही राक्षसों का विच्छेदन पूरा हो गया और महारानी ने सफलतापूर्वक एक जादुई पत्थर और कई सामग्रियां हासिल की। मैंने अपना हिस्सा उठाया और जाने की तैयारी की, जबकि सभी लोग महारानी की शक्ति में खोए हुए थे। लिसा ने मुझे कहा कि चिंता ना करो, क्योंकि जंग खत्म होने के बाद जब मेरी अदृश्यता का प्रभाव शुरू हुआ तो लोगों को अचानक लगा कि मैं गायब हो गया। सबने गलती से सोचा कि मैं बहुत तेजी से चला गया, जबकि मैं असल में उनके ठीक पीछे था। हालांकि ये वही स्थिति थी जो मैं सबसे ज़्यादा चाहता था। फिर भी मुझे थोड़ा दुख हुआ। घर लौटने के बाद मैंने सोचा कि प्राप्त सामग्रियों से कुछ रक्षात्मक उपकरण बनाऊंगा, लेकिन कवच के लिए शायद सामग्री कम पड़ जाए। सौभाग्य से मैंने जो कलाई और घुटने के रक्षक बनाए वे ठीक ठाक थे, लेकिन लिसा ने मुझे याद दिलाया कि राक्षसों की सामग्रियों से उपकरण बनाना जटिल है और बाद में किसी प्रोफेशनल कारीगर को ढूंढना ज्यादा भरोसेमंद होगा। मैं इस बात पर बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि धरती पर सबसे बेहतरीन कारीगर अब मैं ही होना चाहिए। ये देखकर लिसा फिर चुप हो गई। क्या ये वही इंसान था जिसे रीटा ने कुछ भी ना कर पाने वाला बताया था? वो अब रीटा के पास जाकर उसका सच उजागर करना चाहती थी। लेकिन बात यहाँ तक आ चुकी थी तो लिसा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं दैवीय शक्ति की तकनीकों के बारे में जानना चाहता हूँ। ये तकनीकें जादुई पत्थरों या अन्य दैवीय शक्ति वाले क्रिस्टलों का उपयोग करके उपकरणों को विशेष शक्तियाँ देने से संबंधित थीं। ये धरती पर लोहार के काम जैसा ही था, लेकिन कहीं ज्यादा उन्नत। दैवीय शक्ति की तकनीकों के बारे में सुनकर जो मजबूत उपकरण बनाने में मदद करती थीं, मैं उत्साह में आकर लिसा का हाथ पकड़ लिया और उसे मुझे सिखाने के लिए कहा। मेरी अचानक हरकत से लिसा घबरा गई। मुझे धक्का देकर दूर करने के बाद उसने कहा कि वो मुझे सिखाएगी। फिर लिसा ने बताया कि सीखने से पहले मुझे ज़रूरी सामग्रियां और जादुई पत्थर या दैवीय शक्ति वाले क्रिस्टल तैयार करने होंगे जो जादुई पत्थरों जैसे ही हों। जब उसे लगा कि मुझे दैवीय शक्ति वाले क्रिस्टल समझ नहीं आए तो उसने ड्रैगन के दिल का उदाहरण दिया, जिसमें बहुत सारी दैवीय शक्ति होती है।
एक बार उपकरण का प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद जादुई पत्थरों को पीसकर उनके सतह पर लगाया जाता है। ये सबसे बेसिक दैवीय शक्ति वाला उपकरण होता है। फिर आई विशेष क्षमताएं देने की तकनीक, क्योंकि मैं दैवीय शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता था। अब लिसा को लगने लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं हुआ और पहले कोशिश करने का फैसला किया। ये देखकर लिसा ने मुझे एक नया तरीका बताया। वो था ढेर सारे जादुई पत्थरों का उपयोग करके दैवीय शक्ति की जगह लेना, ताकि हथियारों को आग या बर्फ जैसी विशेष शक्तियां दी जा सके। इससे हथियारों में हमले झेलते समय स्टैमिना रिकवर करने जैसे प्रभाव भी डाले जा सकते थे। हथियारों को कौन सी क्षमता देनी है, ये कारीगर की इच्छा पर निर्भर था। तो कुल मिलाकर क्षमताएं देने के लिए बहुत तीव्र इच्छा की जरूरत थी। मैंने उपकरण बनाना शुरू किया और जल्द ही कलाई और घुटने के रक्षक तैयार हो गए। जादुई पत्थर का पाउडर छिड़कने के बाद स्टेटस विंडो ने मुझे दैवीय शक्ति की तकनीकें सीखने का संकेत दिया। लेकिन निर्माण प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी कुछ जादुई पत्थर बचे थे। मैंने इन जादुई पत्थरों में मौजूद दैवीय शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाई। मुझे अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करते देखकर लिसा बहुत हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी उपकरणों को क्षमताएं देने की कोशिश करूंगा। उस पल मैंने सोचा कि मैं चाहता हूं कि ये उपकरण मकड़ी के साहित्य की तरह तेज हों। जब मैं सफल होने ही वाला था, तब जादुई पत्थरों की कमी के कारण मैं असफल होने वाला था। ये देखकर लिसा को दुख हुआ और उसने तुरंत दैवीय शक्ति देकर मेरी मदद की। अगले ही पल अनगिनत ऊर्जाएं मेरे हाथ में मौजूद कलाई रक्षक में एकत्रित हो गई। लिसा को लगा कि ये अभी भी असफल हो गया, लेकिन मैंने हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि मेरी दैवीय शक्ति की मेमोरी लेवल बढ़ गई थी। इसका मतलब था कि इस कलाई रक्षक को विशेष क्षमताएं मिल गई थीं। मैंने अपना हाथ उठाया और हल्के से मिलाया। पास में मौजूद लोहे की जंजीर तुरंत कट गई और इसकी क्षमता ठीक वैसी ही थी जैसी मैंने सोची थी। हालांकि लिसा ने मदद की थी। पहली कोशिश में सफल पाने पर उसने मेरी तारीफ की, लेकिन क्योंकि मैंने पार्क का झूला तोड़ दिया था, मैं जल्दी से वहां से भाग निकला। लिसा अवाक रह गई, क्योंकि वो मैजिक से इसे ठीक कर सकती थी। अगले दिन मैंने अपनी माँ को लंबे समय तक समझाया। मैंने कहा कि मैं बस बाहर टहलने जाना चाहता था और आखिरकार बाहर जाने में सफल हो गया। रास्ते में मैंने लिसा से कहा कि मैं वाकई में फिर से महारानी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी दैवीय शक्ति में बहुत दिलचस्पी थी। महारानी की क्षमताएं उन लोगों से कहीं ज्यादा लगती थी जो दूसरी दुनिया में गए थे। लेकिन लिसा ने कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है। आखिरकार उसके पास 10 साल का अनुभव है। लिसा की नज़र में मैं ही असल में खास था, जो बिना दैवीय शक्ति के राक्षसों के शवों को प्रोसेस कर सकता था। यहाँ तक कि उसे भी इस बात पर हैरानी हुई। जैसे ही उसने ये बात पूरी की, लीजा अचानक रुक गई। उसे पीछे मुड़ते देख मैंने पूछा कि क्या हुआ। लीजा ने कहा कि उसे एक ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स का एहसास हुआ, जो एक लेवल 35 आइस वुल्फ के नेतृत्व में आ रहे थे। ये सुनकर मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि लीजा ने पहले कहा था कि ग्रेट कैटास्ट्रोफी की शुरुआती स्टेज में कोई हाई लेवल मॉन्स्टर्स नहीं होंगे। मजबूरी में लीजा ने समझाया कि उसे कल से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि ग्रेट कैटास्ट्रोफी के दूसरे दिन जो मॉन्स्टर्स हमने मारे वो पहले से ही लेवल 10 से ऊपर थे। अब धरती के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। लीजा को लगता था कि उसे अगली बार मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं और सवाल पूछ पाता उससे पहले ही लीजा ने मुझे जल्दी करने को कहा। वहाँ की सिचुएशन बहुत अर्जेंट लग रही थी, और रास्ते में लीजा ने यह भी बताया कि मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों थे। भगवान ने ग्रेट कैटास्ट्रोफी आने से पहले इंसानों को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन जानवरों को धरती पर ही छोड़ दिया, क्योंकि भगवान को लगता था कि जानवरों को धरती पर 10 साल तक छोड़ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन किसी अनजान एरर की वजह से धरती का टाइमलाइन बहुत बुरी तरह शिफ्ट हो गया था। आखिरकार दूसरी दुनिया में 10 साल बीत चुके थे, लेकिन धरती पर पहले ही 1000 साल गुजर चुके थे। इन 1000 सालों में मैं रीता के साथ चीज़ों पर फोकस करने और समय बिताने में व्यस्त था, इसलिए मैं टाइम में आई इस बदलाव को बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाया। हालांकि टाइम रीसेट हो गया था, लेकिन जो जानवर 10 साल तक जीवित रहने वाले थे वो अनजाने में 1000 साल तक सर्वाइव कर गए। नतीजा अब साफ था, धरती के जानवर बहुत स्ट्रांग और इंटेलिजेंट हो गए थे। जब लीजा मुझे सीन पर ले गई, वहाँ पहले से ही खून से लथपथ मंजर था। लीजा ने कहा कि उसने कल ही सिचुएशन की रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन एडजस्टमेंट्स आने से पहले वो चाहती थी कि मैं मॉन्स्टर्स को क्लियर करने का टास्क लूं और बाद में वो मुझे रीजनेबल कॉम्पनसेशन देगी। लेकिन उन भयानक भेड़ियों की झुंड को देखकर मुझे समझ आ गया कि ये टास्क शायद आसान नहीं होगा। सौभाग्य से मौजूदा वुल्फ पैक बहुत स्ट्रांग नहीं था और मुझे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुरंत अपना स्पेयर उठाया और हवा में उछला, फिर ज़मीन पर मौजूद वुल्फ पैक की तरफ किल करने लगा।
सबसे स्ट्रॉन्ग आइस वुल्फ भी मेरे स्ट्राइक के नीचे तुरंत मर गया। कल की लेवलिंग की वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत इम्प्रूव हो गई थी। सीन पर करीब 70 मॉन्स्टर्स थे और उनके लीडर की मौत ने उन्हें हार मानने पर मजबूर नहीं किया, लेकिन बाकी छोटे मॉन्स्टर्स मेरे लिए और भी आसान थे। जब मैं छोटे मॉन्स्टर्स को मार रहा था तभी पीछे से हेल्प के लिए चीखें आई। कुछ लोग जो इवैक्यूएट नहीं कर पाए थे अब भेड़ियों से घिरे हुए थे। दूसरी दुनिया के सेफ हंटिंग एनवायरनमेंट के उलट इन भेड़ियों का सामना करने में लेवल रीसेट हुए लोग मैजिक का यूज बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। क्रिटिकल मोमेंट पे मैं अपने स्पेयर के साथ रेस्क्यू के लिए पहुंचा। सिर्फ एक थ्रस्ट में 2 भेड़िए मर गए। जब एक्सपीरियंस से मेरा लेवल 9 हो गया, मैं रुक गया क्योंकि मेरे पास कोई प्रोफेशन नहीं था। मैं लेवल 10 तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन सौभाग्य से एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस स्टोर हो जाता था। उन्हें रेस्क्यू करने के बाद सीन पर मौजूद लोगों ने मुझे पहचान लिया। मैं वही मास्क्ड मैन था जो कल एस यूनिवर्सिटी में था, लेकिन जो टाइटल उन्होंने मुझे दिया वो बहुत अनप्लेजेंट था। एस यूनिवर्सिटी का प्रोक्टोलॉजिस्ट, स्पीड के लिए फेमस एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इधर लीजा साइड से मेरा मजाक उड़ा रही थी। भेड़ियों को मारते मारते कुछ शॉकिंग हुआ। एक ग्रे वुल्फ ने एक्चुअली एक आदमी को हॉस्टेज बना लिया। उसकी स्किलफुल हरकत को देखकर लीजा को लगा कि शायद ये उसका पहली बार नहीं था, लेकिन एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने ऐसी ट्रिक्स बेकार लग रही थी। बात करते करते मेरा स्पीयर पहले ही उस ग्रे वुल्फ को भेद चुका था। ये देखकर कि मेरे पास अब कोई हथियार नहीं था, वुल्फ पैक ने फियर्स अटैक करने की तैयारी की, लेकिन लीजा की गाइडेंस में मेरी फाइटिंग स्किल्स भी उतनी ही स्ट्रांग थी। भेड़िए एक एक करके जल्दी मर गए। जल्दी मैंने 70 से ज्यादा भेड़ियों को मार डाला। जब बुचरिंग की बारी आई तो स्पीयर बहुत इनकन्वीनियंट था। मुझे बाद में एक स्पेशलाइज्ड बुचरिंग नाइफ बनाना होगा। इस बार इतने सारे कॉर्प्स थे कि मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आने वाली आर्मी के साथ निगोशिएट किया और मैजिक स्टोन्स को छोड़कर बाकी मटीरियल्स का कुछ हिस्सा उन्हें बेच दिया। इस तरह ये हंट खत्म हुआ। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। आर्मी ने मटीरियल्स के लिए पैसे ले आए, वो बहुत जेनरस थे, और लीजा ने भी सजेस्ट किया कि मैं फ्यूचर में आर्मी के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बना सकता हूँ। बैटल खत्म होने की थोड़ी देर बाद इनविजिबिलिटी इफेक्ट शुरू हो गया। ये कंफर्म करने के बाद कि कोई मुझे देख नहीं सकता, मैं धीरे धीरे घर की ओर चला। मुझे घर पहुंचकर और प्रिपेयर करना था। मुझे यकीन था कि मॉन्स्टर्स और स्ट्रांग होते जाएंगे। जब मैं घर के पास पहुंचा, लीजा की गाइडेंस में मैंने स्टेटस विंडो खोली। अगला स्टेप था मेरा प्रोफेशन चुनना। अभी कई टाइप्स अवेलेबल थे, उनमें से असासिन को मैंने सबसे पहले रूल आउट कर दिया। इनविजिबिलिटी होना ही काफ़ी था। लीजा ने मुझे ये भी बताया कि जब मैं डिवाइन पावर को मास्टर कर लूँगा तो इनविजिबिलिटी एक एक्टिव स्किल बन सकती है। टोटल 23 प्रोफेशंस थे चुनने के लिए और मुझे डिसाइड करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने लीजा से पूछा कि क्या उसके पास कोई रिकमेंडेशन है। लीजा थोड़ी सरप्राइज थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस रिकॉर्ड विंडो, जिसे अकोसिक कहते हैं, के कांटेक्ट में आने के तुरंत बाद मेरे पास 23 प्रोफेशंस अवेलेबल होंगे। अगर मैं इंतजार करता। मेरे सामने वो चमकता हुआ विंडो था जिसमें मेरे लिए ढेर सारे ऑप्शंस थे। शुरू में मुझे लगा कि इसमें बस 20 ऑप्शंस होंगे, लेकिन थोड़ा और देखने पर मुझे एहसास हुआ कि ये लिस्ट तो और भी लंबी हो सकती है, शायद 40 तक भी जा सकती है। कुछ मिनटों तक सोचने के बाद लीसा ने मुझे 2 रास्ते दिए, एक था स्पीयरमैन और दूसरा था फाइटर। आखिरकार मैं हमेशा से स्पीयर टेक्निक्स और फाइटिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस करता रहा था। हाँ, उस दौरान मार खाना भी मेरे लिए आम बात थी। लीसा को लगता था कि मैं बहुत लकी हूँ। आखिरकार किसी एंजल से डायरेक्टली टेक्निक सीखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। उसने मुझे ये भी कहा कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मेरा लेवल और ऊंचा होगा तो मुझे सब प्रोफेशंस चुनने के ढेर सारे मौके मिलेंगे। आखिरकार मैंने मन बना लिया और स्पीयरमैन बनने का फैसला किया। मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगता था कि इसके साथ मैं हथियार यूज़ कर सकूंगा। चाहे जो हो, एक स्पीयरमैन की डिस्ट्रक्टिव पावर तो फाइटर से कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन जब मैंने कन्फर्म बटन दबाया तो विंडो अचानक कुछ अलग तरीके से बदल गई। मैंने फटाफट लीसा को बताया कि एक नया प्रोफेशन सामने आया है जिसका नाम है ब्लड स्पीयरमैन। ये सुनते ही लीसा एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि जिन प्रोफेशंस के नाम के साथ डिस्क्रिप्टिव प्रीफिक्स होते हैं वो यूनिक प्रोफेशंस होते हैं। ये खासतौर पर हर चुने हुए इंसान के लिए कस्टम मेड होते हैं, जिनमें आम प्रोफेशन से कहीं ज़्यादा पावर होती है। लीसा ने मुझे कहा कि मुझे ब्लड स्पीयरमैन ज़रूर चुनना चाहिए। हालांकि यूनिक प्रोफेशंस को लेवल अप करने के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन उनकी वैल्यू भी कहीं ज़्यादा होती है। जैसे ही मैंने कन्फर्म बटन दबाया, मेरे जमा किए हुए एक्सपीरियंस ने मुझे लेवल 18 तक पहुंचा दिया। लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि मैंने भले ही ब्लड स्पीयरमैन चुना था, लेकिन वो ब्लड स्पीयरमैन में बदल गया, जिसमें स्टेल्थ मोड में अटैक पावर 10% बढ़ने का इफेक्ट था। ये शायद मेरे इन्नेट कॉस्मिक लोनर टाइटल की वजह से हुआ, जिसने प्रोफेशन चुनते वक्त बदलाव कर दिया। ये देखकर कि ये वो डोमिनेटिंग ब्लड स्पीयरमैन नहीं था, मुझे तुरंत पछतावा हुआ, लेकिन अब दोबारा चुनने का कोई रास्ता नहीं था।
उस वक्त प्रोफेशन कंफर्म करने के बाद मेरे पूरे शरीर में एक नई ताकत का संचार हुआ। मेरा शरीर और भी मजबूत हो गया। लीसा के अंदाजे के मुताबिक मेरी मौजूदा ग्रोथ रेट को देखते हुए शायद मैं सेकंड प्रोफेशन चेंज के दौरान भी डिवाइन पावर हासिल नहीं कर पाऊंगा और मुझे इस प्रोफेशन चेंज से कोई नया एक्टिव स्किल भी नहीं मिला। लेकिन लीसा की बातों ने मुझे बहुत हद तक रीअश्योर किया। उसने कहा कि अगर मुझे सेकंड प्रोफेशन चेंज में भी स्किल्स नहीं मिले तो विंडो रिकॉर्ड रखेगी। तीसरे प्रोफेशन चेंज तक मुझे ज़रूर पावरफुल स्किल्स मिल जाएंगे। जो कुछ मैंने हासिल किया था उसे डाइजेस्ट करने के बाद लीसा ने मुझे जल्दी से बाहर चलने को कहा। वो मुझे लेकर मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने के मिशन पर जाना चाहती थी। मेरे अलावा और भी एजेंट्स थे जो अपने अपने टास्क्स पर काम कर रहे थे, तो मुझे सिर्फ अपने एरिया की जिम्मेदारी लेनी थी। एम्प्रेस भी उन एजेंट्स में से एक थी जो मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने का काम कर रही थी। ये वो टास्क था जो हेवन ने हमें दिया था। अगर हमारा परफॉर्मेंस दूसरों से बेहतर रहा तो रिवॉर्ड्स भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। हम जल्द ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। सामने एक विशाल भूरा भालू था। उसकी डरावनी ताकत को देखकर ज्यादातर लोग बस भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उत्साह से अपना स्पीयर उठाया। हालांकि इससे पहले कि मैं अटैक करूं, अचानक आसपास तेज आवाजें और वाइब्रेशंस होने लगे। मुझे लगा कि शायद आर्मी रॉकेट्स फायर कर रही है, लेकिन लीसा ने धीरे से सामने की ओर इशारा किया क्योंकि वो वाइब्रेशंस उस भूरे भालू की वजह से हो रहे थे। वो आर्मी पर्सनल के साथ फाइट कर रहा था। आर्मी के अटैक्स उसके लिए बस खरोंच जैसे थे। पहले की न्यूज़ में भी बताया गया था कि गवर्नमेंट ने शहर को बचाने के लिए कई एबिलिटी यूजर्स को बुलाया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए थे। ये देखकर कि सैनिक शायद अब और नहीं टिक पाएंगे, मैंने तुरंत अपना मास्क पहन लिया। मुझे रुका हुआ देखकर लीसा ने जल्दी करने को कहा। मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। जब मेरी इनविजिबिलिटी स्किल एक्टिवेट हो जाती तो मेरे अटैक्स की पावर 10% बढ़ जाती, और क्योंकि मैं स्पीयर टेक्निक्स यूज कर रहा था, मुझे और 10% अटैक बोनस मिलता। इन दोनों बोनसेस के साथ मैं नेचुरली चाहता था कि बोनस मैक्सिमम हो जाए। जब भालू का ध्यान मुझ पर नहीं था तब तक मैं उसे सबसे घातक वार देना चाहता था। जब भूरे भालू ने मुझे नोटिस किया तब तक वो मेरे वार से बच नहीं सका। मैंने उसके सिर में जोर से स्पीयर घुसेड़ दिया। इस पावरफुल अटैक से भालू की मोटी खाल भी उसका बचाव नहीं कर सकी, लेकिन मुझे ये भी समझ आया कि इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक वार से नहीं हराया जा सकता। आखिरकार लीसा के मुताबिक ये भालू पहले से ही सेकंड स्टेज का मॉन्स्टर था। उस वक्त मैंने गहरी सांस ली और पीछे खड़े सैनिकों और हंटर्स को पहले वहां से जाने को कहा, क्योंकि इस आने वाली बैटल में आम लोग दखल नहीं दे सकते थे। भले ही वो लोग दूसरी दुनिया में ट्रेनिंग करके आए थे, लेकिन वो अभी भी धरती की मौजूदा सिचुएशन से डील नहीं कर सकते थे। भूरा भालू धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा। उसे समझ आ गया था कि मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। उसने अचानक एक लाल लाइट वेव फायर की, जिसे मैंने डॉज करके बचा लिया। मैंने अपना स्पीयर उठाया और जोर से वार किया। इस बार मेरा निशाना उसका पंजा था। मेरे सिर के ऊपर लीसा पूरी तरह से इस फाइट को एंजॉय कर रही थी। उसे ये सब बहुत एक्साइटिंग लग रहा था। 2 बार घायल होने के बाद भालू बेहद गुस्से में था, लेकिन वो मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो मुझे बस सही मौके ढूंढने थे। जब मुझे भालू की तरफ से एक ओपनिंग देखी, मैंने तुरंत अपनी सारी ताकत जमा की। अगले ही सेकंड मैंने सीधे उसके सिर में स्पीयर घुसेड़ दिया। इस पावरफुल अटैक ने भालू को मौके पर ही ढेर कर दिया। मुझे ढेर सारा एक्सपीरियंस भी मिला, जिसने मुझे सक्सेसफुली अगले लेवल तक पहुंचा दिया।